दुनिया में शायद ही कोई ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ ना करना चाहते होंगे, बल्कि अधिकांश लोग ऐसे ही हैं। अपनी औलाद के लिए वो क्या कुछ नहीं करते। वो कम सुविधाओं में रहना पसंद करते हैं, लेकिन औलाद के लिए सब कुछ देते हैं, इसीलिए ताकि वो बच्चे बड़े होकर अपने सपनों को पूरा कर सकें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना भी कुछ ऐसी ही है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए गाँव छोड़ देते हैं और शहर आते हैं। शहर में आने के बाद बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं। एडमिशन कराने का एक ही मकसद था कि ताकि बच्चे अच्छे से अच्छी एजुकेशन लेकर अपने सपने पूरे कर सकें। मगर बेटी ने ऐसा काम किया, न केवल दो लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, और माँ जिंदगी और मौत की ऐसी दहलीज पर आकर खड़ी हो गई है जहां से उसका बचना बहुत मुश्किल हो गया है। आज की कहानी वाकई शर्मसार कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। इस कहानी को सुनने के बाद हो सकता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, आप सोचने पर मजबूर हो जाएं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश की रांची शहर में एक थाना लगता है पंडरा, और इसी पंडरा नगर में एक इलाका है जनक नगर। जनक नगर इलाके की ओझा मार्केट के में एक घर बना हुआ है। ऐसा घर कि वहां से आम लोगों का आना जाना है। ये 18 जून 2022 की सुबह लगभग 5 या सवा 5 बजे के आसपास जो दरवाजा है उसके नीचे से बूंद बूंद खून गिर रहा है। एक एक बूंद खून टपक के जब नीचे आ रहा है तो राह चलते एक व्यक्ति की उस पर नजर पहुंच जाती है। उस ब्लड को बहता हुआ देखकर वो रुक जाता है और झांकने की कोशिश करता है, लेकिन घर के अंदर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता जहां से ये ब्लड निकलता हुआ उसे पता चल सके कि कहां से निकल रहा है। आसपास में जो और लोग रहते हैं उन लोगों से कहता है कि मुझे कुछ शंका हो रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर अप्रिय घटना घटी है, देखो अंदर से खून निकल रहा है। आसपास के लोग भी आते हैं और लोग आने के बाद उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, आवाज लगाते हैं, मगर अंदर से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इसी बात को देखते हुए लोगों को चिंता होने लगती है। घर के अंदर 3 सदस्य रहते हैं। इस घर की मालकिन चंदा देवी, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास है। एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी 12वीं क्लास में पढ़ती है, जिसकी उम्र लगभग 17 साल, नाम श्वेता सिंह। बेटा 9वीं क्लास में पढ़ता है, उम्र लगभग 14 साल और नाम प्रवीण कुमार उर्फ ओम, जो कि डीएवी कॉलेज में ये बच्चे पढ़ते हैं, वहीं डीएवी स्कूल के छात्र हैं। घर के 3 सदस्य हैं। तमाम कोशिशें कर ली गई दरवाजा खोलने की, लेकिन दरवाजा जब नहीं खुला तभी स्थानीय किसी व्यक्ति ने पुलिस को फोन किया, और सूचना मिलने पर सुबह सुबह जब पुलिस आती है तो पुलिस भी सन्न रह जाती है और मौके पर आने के बाद लोगों से पूछती है कि क्या बात है, क्या परेशानी है। तो वही जो बूंद बूंद खून निकलकर दरवाजे से बाहर को आ रहा था, उसी ब्लड को देखने की सब लोग कोशिश करते हैं। फिर पुलिस लोगों की मदद से किसी तरह से दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। दरवाजा खुलता है। दरवाजे के एकदम से ही पास में इस घर की जो मालकिन है चंदा देवी, वो बहुत घायल अवस्था में, गंभीर अवस्था में पड़ी हुई है। उसके शरीर से खून बह रहा था, सिसकियां भर रही है, जीने की चाहत है उसके अंदर, वो जीना चाहती है। लोगों की तरफ आंख खोलकर उसने देखने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने आनन फानन ही उसकी लाश, उसके शरीर को कब्जे में लिया और सीधा राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान है, वहां पर इलाज के लिए इसको भर्ती करा दिया। ये 18 जून 2022 का वाकया मैं आपको सुना रहा हूं। उसके बाद फिर पुलिस अंदर जाती है कुछ जिम्मेदार लोगों के साथ। तो जीने के पास, यानी कि सीढ़ियों के बिल्कुल एकदम करीब में लड़के की भी लाश पड़ी हुई है, और जो घर की बेटी है उसकी भी लाश पड़ी हुई है। 2 लोगों की घर में मौत हो चुकी है। तीसरा जो व्यक्ति है वो घायल अवस्था में है, जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हर कोई व्यक्ति, पूरा शहर ये जानना चाहता था कि आखिरकार इस घर के अंदर रहने वाले 3 सदस्य हैं, किन्होंने इन पर हमला किया है, कौन है वो लोग। माँ बोलने की कंडीशन में नहीं थी क्योंकि काफी हद तक उसके शरीर से खून बह चुका था। अब पुलिस ने घर के एक एक कमरे को जाकर बारीकी से देखने की कोशिश की। जैसा सामान रखा हुआ था वैसे का वैसे रखा हुआ है। किसी ने कोई लूटपाट की कोई कोशिश नहीं की है। पुलिस और जांच पड़ताल में जुटती है तो पता चलता है कि इस घर का जो मालिक है, जिसका नाम संजीव कुमार है, जो कि आबू धाबी में रहकर नौकरी करता है, अपने बच्चों को यही रांची में रखकर पढ़ाता है और अच्छी एजुकेशन दिलवा रहा था। पुलिस और मामले की जांच करती है तो जांच करने पर पता चलता है कि ये लोग बिहार प्रदेश का एक जिला है सारण, और उसी का थाना लगता है दावत थाना क्षेत्र का गांव लगता है इटवा कवात। ये वहां के रहने वाले थे। परिवार ने सोचा कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए इनको शहर लेके चलते हैं, ताकि वहां पर ये पढ़ सकें, पढ़ लिख कर कुछ बन सकें। पुलिस के लिए और आसपास के लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, खासकर इसके पति के लिए, संजीव जो कि आबू धाबी में था, उसको सूचना दी जाती है कि तुम्हारे बच्चों का मर्डर हो चुका है, तुम्हारी पत्नी गंभीर रूप से घायल है, तुम्हें किसी पर शक है तो बताइए। तभी एक परिवार की तरफ से एक एफआईआर की कॉपी मिलती है, यानी कि एक प्रार्थना पत्र मिलता है जिसके आधार पर एफआईआर लिखी जाती है। एक लड़का है जिसका नाम अर्पित है, उम्र जिसकी 19 साल है और जो कि रातू थाना क्षेत्र वहां का रहने वाला है। उस पर शक जाहिर किया गया था। कुछ समय पूर्व उस लड़के
के विरुद्ध थाने में भी शिकायत दर्ज की गई थी। उस पर आरोप लगाया गया था कि वो उनकी लड़की को परेशान करता है। पुलिस उस लड़के की तलाश में जुटती है तो वो लड़का मिलता नहीं है। ऐसा कौन सा प्रदेश था आसपास का, ऐसा कौन सा जिला था जहां पर उस लड़के को, अर्पित को तलाशा नहीं जा रहा था। चाहे वो बात बिहार की हो, झारखंड की हो, छत्तीसगढ़ की हो या महाराष्ट्र की हो, कई ऐसी जगहों पर उस लड़के की जो तलाश की जा रही थी, एक एक दिन करके दिन गुजरने लगते हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार 26 जून 2022 को वो लड़का पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। और पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार क्या बात है, तुम्हारा ही नाम क्यों आता है, पुलिस इस बीच में जब उसे तलाश कर रही थी तो उस लड़के का जो मोबाइल नंबर था, उसकी CDR, ये सब निकलवाई जाती हैं। तो उस मोबाइल से, उस CDR से पता चलता है कि इस लड़के का इस मोहल्ले में आना जाना था। साथ ही इस लड़की से, जिसका नाम श्वेता सिंह है, जिसकी उम्र लगभग 17 साल है, जो कि 12वीं की छात्रा थी, उससे भी मिलना जुलना था। पुलिस और पड़ताल करने की कोशिश करती तो पता चलता है कि माँ ने इसकी शिकायत की थी, विरोध कर रही थी कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो, हम लोगों को परेशान मत करो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे। घर परिवार की तरफ से जब तहरीर मिलती है, उस तहरीर के आधार पर इसका नाम आता है अर्पित का, और पुलिस इसको हिरासत में लेती है 26 जून को और इससे पूछताछ करती है तो वाकई चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल ये लड़का कहता है कि घर वालों ने जितना हम लोगों को रोकने की कोशिश की, श्वेता को, अर्पित को, वो उतना ही मिलने की कोशिश करते थे और वो मौके की तलाश में रहता था रात के अंधेरे में। जब रात हो जाया करती थी तब वो पीछे के रास्ते से सीढ़ियां लगाकर किसी तरकीब से घर में घुस जाया करता था और लड़की के साथ जब तक उसका मन करता था तब तक उसके साथ वक्त बिताया करता था। ये सिलसिला काफी समय से लगातार ऐसे ही चल रहा था, मगर हमेशा ऐसे ही चलता रहे ये जरूरी नहीं है। 17 और 18 जून की रात लगभग 2 या 3 बजे के आसपास ये लड़का घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। फिलहाल गर्मियों का बेइंतहा मौसम है, गर्मी के मारे लोगों का जीना मुहाल हो रहा है और चंदा देवी की यहाँ रात को किसी वक्त आंख खुल जाती है। जब चंदा देवी रात में उठती है, उसका एक ही मकसद था पानी पीने का। वो घर के अंदर जाती है और पानी पीने की जब कोशिश कर रही थी तभी उसको उसकी बेटी और वो लड़का यानी कि अर्पित एक ऐसी स्थिति में मिलते हैं जो शायद नहीं मिलना चाहिए थे। वो दोनों ही न्यूड अवस्था में थे, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे और माँ को ये सब देखकर इतना गुस्सा आता है कि वो जाकर अर्पित को एक के बाद एक कई थप्पड़ मारने शुरू कर देती है। अर्पित को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। अर्पित उसे रोकने की कोशिश करता है और दोनों ही तरफ से हाथापाई शुरू हो जाती है। वहीं पास में फ्रीज रखा हुआ है, फ्रीज के ऊपर एक चाकू था। वो उस धारदार हथियार से, चाकू से उसकी माँ पर एक के बाद एक कई हमले कर देता है और हमले करने के बाद माँ गंभीर रूप से घायल हो जाती है और उसके अंदर से, शरीर से ब्लड बहने लगता है। फिर वो चीखने लगती है। चीख कुछ इस तरह से निकलती है कि जो उसका बेटा है प्रवीण कुमार उर्फ ओम, उसकी भी आंख खुल जाती है। वो दौड़ते हुए अपनी माँ को जो बचाने की कोशिश करता है तो वहीं चाकू तो वो हाथ से छूट जाता है, लेकिन पास में एक हथौड़ा रखा हुआ था। वो हथौड़ा एक के बाद एक प्रवीण कुमार को मारता रहा। प्रवीण कुमार की उम्र 14 साल की और प्रवीण कुमार वहीं घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो जाती है। जब अपनी माँ को घायल देखती है श्वेता सिंह और अपने भाई को मरा हुआ देखती है तो उसकी भी चीख निकल जाती है। वो अर्पित का विरोध करने लगती है। वो कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे भाई को मारा है, तुमने मेरी माँ को मारा है। जब वो विरोध कर रही थी तब उसने अर्पित को मारना शुरू किया, पीटना शुरू किया। तब उसने वही हथौड़ा, जिस हथौड़े से उसने उसके भाई को मारा था, जिस चाकू से उसने उसकी माँ को मारा था, उसी हथौड़े और उसी चाकू से उस अपनी प्रेमिका को भी वहीं घटना स्थल पर ही मौत के घाट उतार दिया। और यहाँ से वो दरवाजा लगा हुआ था, छत के रास्ते से कूद कर वो भाग जाता है। और भागने के बाद, हालांकि कहते हैं कि क्राइम को कितनी भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम कभी छिपता नहीं है। यहाँ FSL टीम भी आती है और पुलिस यहाँ पर स्पेशल टास्क फोर्स भी गठित करती है, विशेष दल बनाती है और उसका मकसद एक ही होता है ताकि इस घटना के पीछे जो भी सच है वो निकल के आने चाहिए। SP अंशुमन कुमार 27 जून 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस अपराधी को सामने खड़ा कर खुलासा करते हैं, पूरे घटनाक्रम को एक एक करके बताते हैं कि किसमें किसकी गलती है, किसने क्या काम किया है। हालांकि 7-8 दिन से ज्यादा का समय लग जाता है। तमाम तरह के लोग होते हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा है एक तरफा प्यार में इनकी हत्या कर दी गई है, कोई कुछ कह रहा था। लेकिन जब उसने अपना सच कबूल किया है पुलिस के सामने, वही सच जब जमाने के सामने आता है तो लोग हैरान थे। माँ इस लड़के के मिलने से विरोध कर रही थी, बेटी इससे मिलना चाहती थी और इसी के साथ संबंधों में रहना चाहती थी। बाप ने अपना गांव छोड़कर इनको शहर लेके आया था ताकि पढ़ लिख कर ये आगे बढ़ेंगे, मगर बाप आबू धाबी में रहता था। बहुत दिनों के बाद घर आना जाना होता था। बाप इतनी दूर से नजर नहीं रख सकता था। माँ नजर रख रही थी, लेकिन माँ को वो उसकी आंखों में धूल झोंकने की बार कोशिश कर रही थी, लेकिन माँ की आंखों में ज्यादा देर तक धूल नहीं झोंक सकी और माँ ने विरोध किया तो उसने उसको मौत के घाट उतरवा दिया। यही मतलब जीना मरना एक जैसा ही है, क्योंकि वो आज भी, जब 28 जून को मैं खबर सुना रहा हूँ, उस दिन भी इसकी माँ की हालत मरणासन जैसी ही रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी
अर्पित को गिरफ्तार कर लिया है और अंशुमन कुमार जो एसपी हैं रांची के, वो कहते हैं कि इस घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है। जो भी इसके अंदर छुपे हुए पहलू हैं उनको भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। इस घटना से संबंध में अगर कोई और भी व्यक्ति शामिल हुआ तो उसे भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको अपने बच्चों पर लाड़ प्यार तो करना ही चाहिए, लेकिन बच्चों पर ध्यान देने की बेहद जरूरत है, क्योंकि आपकी अगर बच्चों के प्रति नजर हट जाती है तो बच्चे इतने समझदार नहीं होते हैं, उनको बहकाना बहुत आसान होता है। और अर्पित ने भी कुछ ऐसे ही किया था, बहकाकर उस लड़की को अपने कब्जे में लिया और उसके साथ लंबे समय से शारीरिक संबंध बना रहा था। फिलहाल अर्पित ने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। खैर, अब पुलिस इस मामले में जांच कर ही रही है। जाते जाते आज लोगों की जो जन्मदिन है, जिसमें शिफ्तैन का जन्मदिन है, 27 जून को बीत चुका है। काफ़ी नाराज़ हो रहे थे। शिफ्तैन जी, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, कल मैं भूल गया था आपका जन्मदिन बोलना। और आज 28 जून है, तो 28 जून को हिमाचल प्रदेश के बालकृष्ण हैं और नेपाल के गोपाल अली हैं। आज इनकी बेटी का जन्मदिन है। और छात्र संघ कुशीनगर के जो नेकरा छपरा एक इलाका है, बंटी सिंह, आज इनका भी जन्मदिन है। तेज कुमार और फरहान अहमद का जन्मदिन है। साथ ही आयुष का भी जन्मदिन है। आप सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप अपनी ज़िंदगी में हर सपने को पूरा करें, ऐसी हमारी प्रभु से कामना है, इच्छा है, और आप आगे बढ़ें, तरक्की करें। यूट्यूब पर गोविंदा कृष्णा, रितु गुप्ता मुंबई से हैं, कयूम खान मेवात से हैं, मोहम्मद तालिब नागपुर से, जय कुमार दिल्ली से, फारूक खान मेवात से, सुभाष जयपुर से, मंजर आलम बिहार से, गुरमीत बुलंदशहर यूपी से, दीपक गुजर जालौन से हैं, जो कि ऑल इंडिया रेडियो में काम करते हैं। फेसबुक पर शिवराज भाटी गाजियाबाद से, दीपक कुमार राव नेपाल से हैं, पंडित केतन भारद्वाज गौरी शंकर कुमार बिहार से, मुन्ना मंडल झारखंड से, नवी जान बदायूं से, जमीर अहमद रामपुर से, विकास शुक्ला अयोध्या से, हसमत खान दुबई से, गुड्डू खान गोरखपुर से, आलम समीर कुशीनगर से, पदम राज नेपाल से और सरजीत खान अलवर से। आप सभी ने जो कमेंट किए हैं वो कमेंट वाकई दिल को छूने वाले हैं। आप सभी का दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया, मेहरबानी, करम। दोस्तों, जिन लोगों के जन्मदिन होते हैं वो अपने बारे में पूरी डिटेल दें कि उनका जन्मदिन कब हुआ है, कब है और कहाँ के रहने वाले हैं। डिटेल में देंगे तो मैं डिटेल में अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। साथ ही आप जो कमेंट करते हैं, आपके हर कमेंट को पढ़ा जाता है। रिप्लाई कई बार नहीं कर पाता, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और कई बार मेरी नज़र पहुँच जाती है तो मैं इनका रिप्लाई भी करता हूँ। तो इसलिए जिसका भी जन्मदिन हो, आप अपनी डिटेल को ठीक से अपने दिया करें, और चाहे मैसेज कर सकते हैं, चाहे वो आप मैसेंजर में जाकर मैसेज कर सकते हैं, साथ ही मेल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।